एक बार फिर से इस्लाम कोचिंग हब पर। ठीक है दोस्तों, तो आज हम चर्चा करते हैं दोस्तों प्रश्नावली नंबर कक्षा 8 की प्रश्नावली नंबर 2.3 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली नंबर 2.3 का पहला सवाल है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। निम्न समीकरणों को क्या करना है, हमको हल करना है, जैसे कि हमने प्रश्नावली 2.1 में किया था। ठीक है, और यहाँ पर हमको प्रश्न में उत्तर की जांच करने के लिए भी कहा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। 3x बराबर 2x प्लस 18। अब देखिए यहाँ पे इसका हल करते हैं हम। ठीक है, तो अब देखिएगा 3x, ठीक है, यहाँ पे 2x किसका है, प्लस का है, जो कि यहाँ पे LHS साइड में आएगा, तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2x, और इक्वल टू 18 है। फिर देखिए यहाँ पे 3x में से 2x घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास x, और x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 18। x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 18। अब हमसे कह रहा है सवाल के उत्तर की जांच कीजिए। तो उत्तर की जांच हमको किस प्रकार करनी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ये हमारे फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करेंगे, दोबारा उत्तर की जांच करेंगे। इससे आगे क्या लिखेंगे हम, उत्तर की जांच। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको LHS दिया गया है। LHS आपके पास 3x तथा जो RHS है वो आपको दे रखा है 2x प्लस 18। LHS मतलब जो हमारा बायां हाथ है, और RHS मतलब जो हमारा दायां हाथ है। तो आपको ध्यान रखना है, LHS बराबर दे रखा है हमको 3x, और RHS बराबर दे रखा है 2x प्लस 18। ठीक है, तो x की जगह हमने जो अभी मान निकाला था कितना 18 है, उसको रख के देखेंगे, तब हमारे पास दोनों समीकरण क्या आने चाहिए, समान आने चाहिए। तो देखो LHS से LHS कितना है 3x, अर्थात x का मान अभी कितना है था हमारे पास 18। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 18 18 18 36 38 54। ठीक है, उसी प्रकार जो RHS है उसमें रखेंगे 2 गुना x का मान कितना रखेंगे 18 प्लस के 18। यदि हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो 18 गुना 36, और 36 प्लस कितने 18, कितने हो जाएंगे दोस्तों, 54 हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा LHS किसके बराबर आ जाएगा, RHS। और हम नीचे लिख देंगे क्या, हम नीचे लिखेंगे LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार हम उत्तर क्या कर लेंगे दोस्तों, जांच कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हमको सभी प्रश्नों में उत्तर की जांच करनी है। ठीक है, LHS और RHS को दो भागों में अलग अलग लिख के फिर यहाँ पे हमको x का मान लिखना है, चर का मान लिखना है, और हमें क्या करनी है, उत्तर की जांच करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वापस से लिख देते हैं 3x माइनस 2x इक्वल टू 18। यहाँ पे बचेगा हमारे पास x, और x का मान कितना जाएगा 18। और फिर यहाँ से क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिए पहले चर को एक साइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए चर 5t। ठीक है, यहाँ पे देखो 3t किसका है, प्लस का है, तो यहाँ पे LHS साइड आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3t इक्वल टू यहाँ पे माइनस का क्या है 5, और इस साइड जब माइनस का 3 RHS साइड जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस का 5t, वो प्लस का 5t है, और माइनस का क्या है 3t। तो प्लस के 5t में से माइनस के 3t घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास 2t बराबर माइनस के 5 है, और प्लस का क्या है 3। तो माइनस का संख्या ज्यादा है, तो माइनस का क्या बचेगा हमारे पास 2। तो हमें वो निकालना है t का मान। तो t का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बटे 2। अब 2 से 2 कट जाएगा हमारे पास, तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 1 बचेगा, अर्थात t का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 1। फिर उसको हम उत्तर की जांच के लिए यहाँ पे t बराबर कितना है, माइनस 1, तो पहले LHS में रखेंगे t बराबर माइनस का 1, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, माइनस का 5 हो जाएगा, और माइनस का 5 और माइनस का 3, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, माइनस कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे LHS में। फिर उसी प्रकार RHS में रखेंगे t बराबर माइनस का 1, तो माइनस का 1 रखेंगे, तो माइनस का 1 किससे गुणा होगा, 3 से, तो माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। माइनस का 1 जब माइनस का 3 से गुणा होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस के 3 ये माइनस के 5 है, तो माइनस के 8 हो जाएंगे। तो इस प्रकार LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन में देखिए हम चर को एक साइड करेंगे और अचर को एक साइड करेंगे। यहाँ पे देखिए आप 5x और यहाँ पे 3x प्लस का है, जो कि LHS साइड आएगा, तो कितना हो जाएगा 3x माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 5 यहाँ पे प्लस के हैं, और जब प्लस का 9 RHS साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9। अब देखिए 5x में से 3x जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा 2x इक्वल टू 5 माइनस 9।
माइनस का 9 बड़ा है और 5 छोटा है, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा हमारे पास 4। फिर हमको निकालना है x का मान, तो माइनस के 4 बटे में 2, और x का मान कितना जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4, कितना जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ पे वापिस LHS बराबर RHS करेंगे, तो LHS में x बराबर कितना रखेंगे माइनस के 2 रखेंगे यहाँ पे, और जो मान RHS में रखेंगे मैं यहाँ पे माइनस 2 x के स्थान पर, तो LHS बराबर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास RHS प्राप्त हो जाएगा, तो उससे हम क्या करेंगे उत्तर की जांच कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, आपको z का मान निकालना है। यहाँ पे इसका हल देखिए आप, 4z। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस के 2z है, जो कि LHS साइड आएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के 2z हो जाएंगे, पक्षांतर के द्वारा साइड में लिख सकते हैं आप। यहाँ पे प्लस का 6 है, और प्लस के 3 जब RHS साइड जाएंगे क्या हो जाएंगे माइनस के 3। अब देखिए 4z में से 2z जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 2z बचेगा, जो कि प्लस का बचेगा, क्योंकि प्लस का मान क्या है हमारे पास यहाँ पे ज्यादा है 4 है ना। उसी प्रकार यहाँ पे 6 में से जाएंगे 3, तो हमारे पास बचेंगे कितने 3, जो कि प्लस के बचेंगे। हमको निकालना है यहाँ पे z का मान 3, और यहाँ पे 2 जो मल्टीप्लाई में है, जो गुणा में है, वो राशि कहाँ पे जाएगी RHS साइड पक्षांतर के द्वारा बटे में चल जाएगी डिवाइड में, तो z का मान हमारे पास कितना जाएगा 3/2। z का मान कितना जाएगा हमारे पास 3/2। फिर इस z के मान को पहले हम LHS में रखेंगे, ठीक है, और जो मान आएगा फिर दोबारा हम z के मान को RHS में रखेंगे, तो दोनों से जो मान प्राप्त होगा वो हमारे पास समान प्राप्त होगा। इससे हम सिद्ध कर देंगे कि LHS बराबर RHS है। ठीक है, उसी प्रकार आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, यहाँ पे इसका हल करते हैं हम 2x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चर को एक साइड करेंगे, तो माइनस का क्या है x, जो कि इस साइड आएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो LHS साइड आएगा माइनस का x, तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। इसी प्रकार प्लस का क्या है यहाँ पे 14 है, प्लस क्या है 14 है, और माइनस का 1 जब RHS साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब देखिए 2x प्लस x कितने जाएंगे हमारे पास 3x इक्वल टू 14 प्लस 1 कितना जाएगा हमारे पास 15। हमको निकालना है x का मान, तो कितना जाएगा 15/3। अगर 3 से हम 15 घटाएंगे कितना आएगा हमारे पास 5 आएगा। अब ध्यान रखना है आपको, वापस जब हम उत्तर की जांच करेंगे तो यहाँ पे ये है हमारे पास LHS 2x - 1, इसमें हम क्या रखेंगे x बराबर 5 रखेंगे। देखिए तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10, और 10 में से घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 9, अर्थात LHS का मान कितना जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा। उसी प्रकार जब हम RHS का मान निकालेंगे तो 14 - x का मान कितना है हमारे पास 5, तो 14 - 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 9, तो उस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 9 RHS प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। अब देखिए छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे इसका हल करते हैं। पहले हम 8x प्लस के 4 इक्वल टू, हम सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना है बोडा मास का नियम होता है, बोडा मास का नियम, तो पहले भाग को हल करते हैं, ठीक है, फिर गुणा को, फिर माइनस को, और फिर प्लस को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है, बॉक्स के बाहर कोई भी चिन्ह है तो क्या है मल्टीप्लाई का चिन्ह है। तो 3 को पहले x से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 3x, फिर माइनस का साइन है, माइनस का चिन्ह, तो माइनस का ऐसे कैसे रहेगा, फिर 3 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 3, और प्लस से कितना है 7। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 8x, यहाँ पे 3x किसका है प्लस का है, जो कि LHS साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x, ठीक है, और 4 यहाँ पे किसका है दोस्तों 4 है यहाँ पे प्लस का, जो कि RHS साइड जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो देखिए माइनस का 3 तो पहले से ही है, ठीक है, और माइनस का 4 ये हो जाएगा, और प्लस के साथ यहाँ पे ऐसे कैसे रह जाएंगे। अब 8x में से 3x जाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास 5x, कितना बचेंगे 5x इक्वल टू माइनस का 3 और माइनस के 4, तो कितने हो जाएंगे माइनस के 7 हो जाएंगे, और माइनस के 7 और प्लस के 7 क्या आ जाएगा हमारे पास 0, क्या बचेगा हमारे पास 0। यदि हम x का मान निकालेंगे तो 0/5, अब 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 0, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों हम उत्तर की जांच करेंगे। क्या करेंगे उत्तर की जांच, तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे, x का मान क्या रखेंगे हम 0, x का मान क्या रखेंगे हम 0। तो देखो हम 0 रख के चेक करते हैं, पहले हम LHS में रख के चेक करते हैं, ठीक है, किसमें LHS में। यदि हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे 8 गुणा 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा केवल LHS में 4 बचेगा। उसी प्रकार हम RHS में रखेंगे तो यहाँ पे क्या रखेंगे 0, तो 0 - 1, 0 में से 1 घटाएंगे क्या जाएगा माइनस का 1 ही रह जाएगा, और माइनस के 1 को हम 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे 3, और माइनस के 3 हो जाने पर प्लस के 7 में से जब माइनस के 3 जाएंगे हमारे पास यहाँ पे प्लस का क्या बचेगा 4 बचेगा, अर्थात RHS में क्या बचेगा 4, और LHS में क्या बचेगा हमारे पास 4, तो LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा, जो कि अभी उत्तर की जांच हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ
यहाँ पे देखो x बराबर 4/5 x प्लस 10, ठीक है। तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो x इक्वल टू 4/5 को यदि हम अंदर सॉल्व करते हैं, या फिर देखिए यहाँ पे क्या है 4/5 गुणा में है ना, तो हम क्या करेंगे पक्षांतर कर लेंगे। क्या करेंगे पक्षांतर करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 5 यहाँ पे बटे में है ना, 5 से यदि हम पक्षांतर करेंगे तो 5 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे गुणा में, 5 कहाँ पे आ जाएगा गुणा में आ जाएगा, x के गुणा में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 गुना x कितना हो जाएगी, यहाँ पे 5x हो जाएंगे। अब अंदर 4 को अंदर गुणा करेंगे, 4 को x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4x, और प्लस का 4 को 10 से गुणा करेंगे तो 4 भाई 40। अब देखिए यहाँ पे 5x, यहाँ पे LHS साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 4x को माइनस का 4x हो जाएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। तो 5x में से 4x कटे कितना बचेगा हमारे पास x, और x का मान कितना प्राप्त हो गया हमको 40 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब LHS में रखेंगे तो LHS में x है तो x बराबर कितना रखेंगे 40, तो LHS का मान कितना आ जाएगा 40। उसी प्रकार का हम RHS में रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो x जगह क्या रखेंगे 40, तो देखो 40 प्लस 10, 40 प्लस 10 कितने हो जाएंगे 50, और यहाँ पे बॉक्स के बाहर कोई भी चिन्ह नहीं है ना यहाँ पे, तो किसका चिन्ह है माइनस का साइन है, माइनस का चिन्ह है यहाँ पे। तो यहाँ पे 40 प्लस 10 50 हो जाएंगे। 50 को हम किससे काट सकते हैं 5 से, तो 5 10 50, 10 पर कट जाएगा और 10 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो LHS बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास RHS प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आप देखिए 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में हम क्या निकालना है x का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 2x अपॉन 3, 2x बटे 3, यहाँ पे माइनस के हो जाएंगे 7x बटे 15 और बराबर 3 माइनस 1, ठीक है। ये प्लस का 1 था तो RHS साइड गया तो माइनस का क्या हुआ 1 हुआ, चर चर एक साइड और चर चर एक साइड। अब दोनों में एलसीएम देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 15, कितना आ जाएगा 15, 15 में 3 का भाग देंगे कितने बच जाएगा 3 5 15, 5 बढ़ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 15 में 15 का भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं, देखो 3 में 15 का भाग देंगे, 3 का 3 5 15, 5 बार, और 5 को 2x से गुणा करेंगे 5 दूनी 10x, माइनस 15 में 15 का भाग देंगे 1 बार और 1 को 7x से गुणा करेंगे तो 7x इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना बचेगा हमारे पास 2। अब देखिए 10x में से जाएगा कितना 7x, तो कितना बचेगा हमारे पास 3x बटे 15 बराबर 2। अब हमको निकालना है यहाँ पे किसका मान x का मान निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 बटे में है ना 15, तो कहाँ पे चला जाएगा गुणा में चला जाएगा, RHS साइड जाएगा तो पक्षांतर के द्वारा, और 3 कहाँ पे आ जाएगा दोस्तों बटे में आ जाएगा। तो देखिए आप 3 से 3 1 3 और 3 5 15, और x का मान कितना जाएगा हमारे पास 5 दूनी 10 प्राप्त होगा, ठीक है। फिर उसको हम LHS और RHS में रख के यहाँ पे सिद्ध कर सकते हैं, उत्तर की जांच कर लेंगे। अब देखिए उसी प्रकार 9वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 9वां क्वेश्चन यहाँ पे आएगा नहीं तो हम यहीं पे आप इसको मिटा के सॉल्व करते हैं। अब देखिए 9वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा कि 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 और माइनस का y, ठीक है। हमको यहाँ पे चर x ने देकर क्या दे रखा है हमको y, तो y का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y माइनस का y है तो यहाँ पे किसका हो जाएगा प्लस का y हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 26 बटे कितना है 3, और यहाँ पे 5/3 LHS साइड जो प्लस का है तो यहाँ पे जाएगा RHS साइड क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 5/3। अब देखो 2y और y कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 3y हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे दोनों में से कॉमन समान है ना, हर क्या है समान है, तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 26 माइनस का 5 हमको निकालना है किसका मान y का मान निकालना है। देखो 26 माइनस 5 तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 21/3 है यहाँ पे। वापिस से देखो y वाला 3, y के जो गुणा में 3 है इसका क्या हो जाएगा पक्षांतर, तो ये कहाँ पे चला जाएगा बटे में चल जाएगा, ठीक है। अब देखो हम काटते हैं तो देखो y का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, y का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो y बराबर हमको प्राप्त होता है कितना 21/6 हो जाएगा, ठीक है 21/6 हो जाएगा। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे किससे काटते हैं 3 से काटते हैं, ठीक है। तो 30 7 21 और 3 दूनी 6, तो y का मान हमें प्राप्त हो गया क्या 7/2, 7/2 प्राप्त होता है। इसको फिर हम LHS में रखेंगे और फिर क्या रखेंगे RHS में रखेंगे, तो यहाँ पे हमें उत्तर की क्या प्राप्त होगी जांच प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां इसको थोड़ा हम ऊपर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए आप, क्योंकि वहां से आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है नीचे का स्टेप। तो क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है हमसे कि 3m बराबर 5m माइनस 8/5, ठीक है। तो अब देखिए हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं, यहाँ पे चर को एक साइड करेंगे और अचर को एक साइड करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम
चर को एक साइड ले जाएंगे तो देखो यहाँ पे माइनस के 8/5 के यहाँ पे माइनस के है ना, तो इसको हम इस साइड लाएंगे, कौन साइड, LHS साइड, तो क्या हो जाएगा प्लस का 8/5। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास 5m और 3m को जब हम LHS साइड ले जाएंगे क्या जाएंगे माइनस के 3m। अब देखिए 5m में से 3m जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास 2m, कितने बचेंगे 2m, और इक्वल में क्या बचेगा हमारे पास 8/5। हमको निकालना है m का मान, m का मान निकालना है हमको, तो 8/5। अब 2 यहाँ पे किसमें मल्टीप्लाई में गुणा में, तो कहाँ पे चला जाएगा बटे में चल जाएगा 2। अब 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 2 चक्कू 8, तो यहाँ पे हमारे पास m का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, m का मान प्राप्त हो जाएगा 4/5। कितना प्राप्त होगा 4/5 प्राप्त होगा। यदि हमको LHS बराबर RHS सिद्ध करना है तो देखिए हम उत्तर की जांच कैसे करते हैं उसको समझिए। आगे आप एक बार आप उत्तर की जांच को समझिएगा। LHS बराबर हमको देखो कितना दे रखा है, LHS बराबर दे रखा है हमको 3x, ठीक है, अर्थात 3 गुना x का मान कितना निकाला है हमने 4/5, तो 4/5 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो x बराबर कितना जाएगा 4 तिया 12/5, क्या आ गया हमारे पास LHS आ गया। फिर हम क्या निकालेंगे RHS निकालेंगे, क्या निकालेंगे RHS। अब RHS क्या दे रखा है हमको 5m माइनस 8/5, यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों m दे रखा है, क्या दे रखा है m। ठीक है, तो 3 क्या है यहाँ पे m है, ठीक है 3 क्या है यहाँ पे m है, तो हमको m का मान आया है हमारे पास। इसी प्रकार देखो यहाँ पे 5m माइनस 8/5। अब देखिए m का मान कितना है हमारे पास 4/5 है, तो m का मान रखेंगे यहाँ पे हम 5 गुणा 4/5 माइनस 8/5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम मान रखते हैं, तो देखो यहाँ पे 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 4 पंजो कितना हो जाएगा 20, तो 20/5 माइनस 8/5। अब दोनों से कॉमन ले लेंगे तो 5 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो 20 माइनस 8। अब देखो 20 में से यदि हम 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 12, तो 12 क्या आ जाएगा 5। अब देखिए LHS भी क्या है हमारे पास 12/5 और RHS भी क्या है हमारे पास 12/5, तो सिद्ध क्या हो गया हमारे पास, अतः RHS बराबर LHS या LHS बराबर RHS। ठीक है, इस साइड क्या आएगा LHS, इस साइड क्या आएगा RHS, तो LHS बराबर RHS। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे जो प्रश्नावली 2.3 है वो खत्म हो गई है दोस्तों। अब हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली नंबर 2.4 के बारे में। प्रश्नावली 2.4 के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं प्रश्नावली नंबर 2.4। ठीक है, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार हमने 2.2 को पढ़ा है उसी प्रकार 2.4 को पढ़ेंगे। ठीक है, 2.2 और 2.4 दोनों सेम सी है। ठीक है, इनमें आपको सेम टू सेम लैंग्वेज वाले कुछ क्वेश्चन मिलेंगे और आपका दिमाग का विकास करने वाले बहुत बेहतरीन सवाल मिलेंगे प्रश्नावली 2.4 में। ठीक है, तो अब देखिए हम सवाल करते हैं प्रश्नावली 2.4 की शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 2.4। ठीक है, इसका देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की क्या है तिगुनी है, तो वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो 2.2 के पहला जो क्वेश्चन है उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखिए इसका हम हल्के से प्रकार करते हैं, इसको समझिए आप। आपको पहले 2.1 के जो क्वेश्चन उसमें आपको बताया गया था कि हमेशा x हमें उसी संख्या को या उसी राशि को मानना है जिसके साथ में कुछ परिवर्तन किया जाए या फिर जिसके साथ में कुछ बदलाव किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए अमीना एक संख्या सोचती है, तो पहले उस संख्या क्या मानेंगे हम x मानेंगे। माना अमीना द्वारा सोची गई संख्या माना अमीना द्वारा सोची गई संख्या क्या है x है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें से 5/2 को घटाकर, x में से 5/2 को घटाकर, ठीक है, अब जो हमें परिणाम प्राप्त होता है उस परिणाम को 8 से क्या करते हैं गुणा करते हैं। क्या करते हैं 8 से गुणा करते हैं। ठीक है, और अब जो हमको वापस जो दोबारा परिणाम प्राप्त होता है ये वाला परिणाम वो सोची गई संख्या का 3 गुना है। हमने क्या संख्या सोची थी x, और x का क्या प्राप्त होता है हमको 3 गुना प्राप्त होता है। x का क्या प्राप्त होता है हमको 3 गुना प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम क्या प्राप्त हो गया एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 8 पहले यहाँ पे 5/2 से गुणा होगा और फिर 8 x से गुणा होगा। जब 8 x से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास
8x, ठीक है। उसी प्रकार 8 जब 5 से बनाओगे तो 8 पंजो 40 और बटे में 2, ऐसे कैसे रहेगा। यहीं पर देखो 3x से बनाओ क्या हो जाएगा 3x। अब देखो यहाँ पे 8x, अब 3x को क्या करेंगे हम पक्षांतर करेंगे, ठीक है। LHS साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा 3x यहाँ पे प्लस का किसका हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 3x हो जाएगा। और जो 40/2 है 40/2, ठीक है। यहाँ पे देखो आप 2 से 40 को भी काट सकते हो, कितने पर कट जाएगा 20 पर कट जाएगा। तो यहाँ पे किसका हो जाएगा 40 प्लस का हो जाएगा यहाँ पे, तो 40/2 किसका हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस का है तो RHS साइड जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। यदि हम सोल्व करें तो यहाँ पे देखो 8x में से जाएंगे 3x, तो कितने बचेंगे हमारे पास 5x बराबर 2 से काटेंगे 40 को कितना हो जाएगा हमारे पास 20। यदि हमको x का मान निकालना है तो 20 बटे यहाँ पे 5 किसी में गुणा में तो कहाँ पे चला जाएगा दोस्तों बटे में चला जाएगा। तो 5 से काटेंगे 5 एकम 5 और 5 चक्कू 20, तो यहाँ पे हमारे पास x का मान कितना आ गया, x हमारा कितना 4 आ गया। x का मान कितना आ गया हमारे पास 4। तो वह सोची गई संख्या क्या थी हमारे पास 4 थी, सोची गई संख्या क्या थी हमारे पास 4, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 7, ये क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा कि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है 5 गुनी है, तब प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है, तो वे संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए एक बार, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है उसको समझिए कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या क्या है 5 गुनी है, ठीक है। तो हमेशा x हमेशा उसी राशि को मानना है जिसके साथ में कुछ बदलाव या परिवर्तन हो रहा हो। तो पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है 5 गुनी है, तो किसकी 5 गुनी है दूसरी संख्या की 5 गुनी है। लेकिन दूसरी संख्या हमारे पास नहीं है, तो दूसरी संख्या क्या मानना पड़ेगा हमको x मानना पड़ेगा। माना दूसरी संख्या तो माना दूसरी संख्या क्या मानेंगे हम x मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों पहली संख्या कैसे निकलेगी, पहली संख्या। अब क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जो दूसरी संख्या है वो देखो पहली संख्या है ना वो दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो दूसरी संख्या क्या है हमारे पास x, उसकी क्या है 5 गुनी है। जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या क्या है 5 गुनी है, अर्थात कितनी है 5x, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, ठीक है। अब 21 जोड़ने पर जो पहली संख्या वो कितनी है हमारे पास, कितनी हो जाएगी x + 21 हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार जो दूसरी संख्या वो क्या हो जाएगी 5x + 21 हो जाएगी। दोनों में क्या कह रहा है 21 जोड़ने कह रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो एक तरफ तो पहली संख्या, ठीक है, और दूसरी तरफ दूसरी संख्या। अब देखिए पहली संख्या क्या है हमारे पास पहली संख्या क्या है हमारे पास, देखिए दूसरी संख्या है हमारे पास x, तो इसमें x + 21, तो ये कौन संख्या है दूसरी संख्या है, ये कौन संख्या है दूसरी, ठीक है। और ये कौन सी हमारे पास पहली संख्या है 5x + 21, तो यहाँ पे क्या है पहली संख्या है ये, ठीक है। अब देखिए पहली संख्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या। अब पहली संख्या है हमारे पास 5x + 21 और जो दूसरी संख्या है वो क्या है हमारे पास x + 21, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है। जो पहली संख्या है हमारे पास 5x + 21, ठीक है, ये दूसरी संख्या क्या हो जाती है दुगनी हो जाती है, ठीक है। अर्थात जो हमारे पास जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या के दुगने के बराबर है। किसके बराबर है दुगने के बराबर है। ऐसे क्यों कह रहा है क्वेश्चन कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है। जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है, अर्थात 2 से क्या हो जाती है गुणा हो जाती है। अब इसको सोल्व करेंगे हम, देखो 2 को 5x से गुणा करेंगे 2 × 5 = 10, तो 10x प्लस फिर 2 को करेंगे 21 से गुणा, तो 21 दूनी
42 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस का 21। अब देखिएगा यहाँ पे 10x किसके हैं प्लस के, और RHS साइड से जब यहाँ पे x आएगा पक्षांतर के द्वारा क्या हो जाएगा माइनस का x इक्वल टू यहाँ पे कितना है 21, यहाँ पे 42 है जो किसका है प्लस का है, और RHS साइड जाए किसका हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 10x में से x घटा कितने बचेंगे हमारे पास 9x बराबर 21 माइनस 42। तो 21 में से कितने घटेंगे, ये 42 तो घट नहीं सकते, तो 42 में से कितना घटेगा 21, तो कितना बचेगा हमारे पास 21 बचेगा किसका माइनस का। हमको निकालना है x का मान, तो कितना जाएगा माइनस का 21/4। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x का मान कितना जाएगा। ठीक है, x का मान कितना जाएगा हमारे पास 21/4 ही रहेगा, कितना रहेगा 21/4। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ी सतर्कता से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तीसरा और चौथा। 2 अंकों वाली एक दी गई संख्या के अंकों का योग क्या है 9 है, अर्थात 2 अंकों वाली एक संख्या दे रखी है और उसके अंकों का योग क्या है 9 है, लेकिन हमको दोनों ही अंक नहीं दिए गए हैं। इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तब दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हल करने से पहले आप एक बार थोड़ा सा बेसिक समझिए इसको। देखो क्या कहना चाहता है ये कि 2 अंकों वाली दी गई कोई संख्या है जिनका योग क्या है 9 है। मान लो कि हम 2 संख्या मान लेंगे 4 और 5, तो इनका योग क्या है हमारे पास 9 होता है। ठीक है, 2 कोई सी संख्या मान ली हमने, जैसे 4 और 5 मान ली, इनका योग क्या है हमारे पास 9 है। अब देखिए दोस्तों किसको x मानना है किसको x नहीं मानना है। ठीक है, वो देखिए आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यदि मान लो हमारे पास 5 की जगह यहाँ पे नहीं दिया गया होता तो हम 5 को क्या मान लेते, यहाँ पे x मान लेते, और इस प्रकार हम x का मान निकाल लेते। कैसे, x इक्वल टू 9 - 4, तो x बराबर कितना जाता हमारे पास 5 आ जाता, अर्थात यहाँ पे जो छुपी हुई संख्या है वो कितनी आ गई हमारे पास 5 थी। ठीक है, ये हमें कब पता चला, जब हमने x का मान कैसे निकाला, जब हमने 9 में से किसको घटाया 4 को घटाया, 9 में से किसको घटाया हमने 4 को घटाया। देखिए एक बार दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हमने कोई सी 2 संख्या मान ली, जैसे 4 और 5, ठीक है, क्या होता है योग टोटल 9 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि हमारे पास मान लो 5 के स्थान पर कुछ भी नहीं दिया गया होता तो हम 5 को कैसे निकालते, यहाँ पे x मान के निकालते। तो यहाँ पे x मान के, तो x का मान कैसे निकालते, 9 में से किसको घटाते हम 4 को घटाते हैं। ठीक है, तब जाके हमको पता चलता कि भाई x बराबर कितना आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। कितना आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। कैसे पता चला, इस वाली संख्या को टोटल में से घटाकर, इस वाली संख्या को टोटल में से घटाकर हमको पता चला कि यहाँ पे क्या आएगा, x के स्थान पर क्या आएगा। उसी प्रकार यदि हमको ये वाली संख्या भी नहीं दी गई होती, ठीक है, ये वाली संख्या भी हमको नहीं दी गई होती, तो देखिए दोस्तों अगर हमको ये वाली संख्या नहीं दी जाए, ये वाली संख्या हमको नहीं दी जाए, तो अब देखिए यहाँ पे यदि मान लो हमको इसको क्या मानना हो, x मानना हो, यदि इस वाली संख्या को क्या मानना हो हमको x मानना हो, तो दोस्तों अभी हमने देखा कि x का मान यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे 9 - 4 आया था, 9 - 4 आया था, जबकि हमने 4 को क्या मान लिया, x मान लिया। तो इस x के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 9 - x, 9 माइनस क्या रखते हैं, x लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आप, ठीक है, कैसे लिखोगे आप, क्योंकि यहाँ पे कितना था 4 था, तब हमने यहाँ से x का मान निकाला था, तो यहाँ पे हमने टोटल में से किसको घटाया था, 4 को घटाया था। ठीक है, यदि हमने इसको x मान लिया, ठीक है, तो यहाँ पे हम इस x क्या रख सकते हैं, हम 9 - x रख सकते हैं, क्योंकि x हम 4 को क्या मान लिया हमने, x मान लिया, तो यहाँ पे क्या हम रख सकते हैं, हम 9 - x, इसके स्थान पर, उस 5 के स्थान पर। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, हमको 2 संख्याएं सोचनी है। क्या संख्या सोचनी है, 2 संख्याएं, और जिनका योग क्या होना चाहिए 9। तो एक क्या सोच ली हमने x, और दूसरी क्या हो जाएगी हमारे पास 9 - x। ठीक है, क्योंकि इनका यदि हम योग करेंगे तो देखो x से क्या कट जाएगा, x कट जाएगा, हमारे पास कितना बच जाएगा, 9 शेष बच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक संख्या क्या मानेंगे हम x, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो टोटल में से उसको घटा देंगे, दूसरी संख्या हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, तो एक संख्या क्या मान ली हमने x, और दूसरी संख्या 9 - x। तो अब देखिएगा यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। माना पहली संख्या, माना पहला अंक, 2 अंक मानने हैं। ठीक है, माना पहला अंक, तो पहला अंक क्या मान लिया हमने x, तब दूसरा अंक का मतलब 2.5 अंक,
तो क्या मान लिया 9 माइनस एक्स, 2 अंक हो गए। अब देखो दोनों अंकों से संख्या कैसे बनती है, ठीक है। अगर आपको ध्यान रखना है इकाई अंक क्या होता है 1, दाई अंक क्या होता है 10 और सैकड़े से 100। तो ध्यान रखना है इकाई अंक हमको पहले संख्या बनानी है। तो देखो इकाई अंक क्या है हमारे पास x और दाई अंक क्या है हमारे पास 9 माइनस एक्स, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस संख्या कब बनेगी, यदि मान लो हमारे पास एक संख्या है 2, ये क्या है इकाई संख्या है, ठीक है। यदि हमको इसको दाई में बदलना है, दाई का मतलब 2 संख्या होनी चाहिए। अब ये संख्या क्या है हमारे पास दाई संख्या हो गई ना, इकाई दाई कितना हो गई 20 संख्या हो गई। तो कैसे बनी ये संख्या, हमने 2 को किससे गुणा किया है 10 से गुणा किया, तब तक क्या बनी है दाई। इकाई अंक के लिए किससे गुणा करना पड़ता है हमेशा 1 से गुणा करना पड़ेगा, और दाई अंक के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा हमेशा 10 से गुणा करना पड़ेगा, और सैकड़े के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा हमेशा 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बातों को आप ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे इकाई अंक वाली संख्या क्या है x, तो इसको गुणा करना पड़ेगा हमको 1 से, ठीक है। उसी प्रकार दाई अंक वाली संख्या क्या हमारे पास 9 माइनस एक्स, तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा हमको 10 से गुणा करना पड़ेगा। अगर सैकड़े वाली संख्या भी होती है तो उसको हम किससे गुणा करते हैं 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। हमको क्या बनानी है एक संख्या बनानी है, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों का योग, हमको कह रहा है कि दोनों संख्याओं का जो योग है वो दी गई संख्या में से 27 क्या है अधिक है। जो बदल के रखेंगे ना हम संख्या, उसका योग कह रहा है 27 अधिक है। तो अब देखिए पहला अंक क्या मान लिया हमने x, और दूसरा अंक क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स। अब क्या प्राप्त करेंगे हम संख्या, तो पहले इकाई अंक वाली क्या है x और दाई अंक वाली क्या है 9 माइनस एक्स। तो इकाई अंक वाले किससे गुणा करेंगे 1 से, और दाई अंक वाले किससे गुणा करेंगे 10 से। अब देखिए हमारे पास क्या प्राप्त होता है 10 को 9 से गुणा करेंगे कितना हो जाएंगे 90, और 10 को किससे गुणा करेंगे x से, तो क्या हो जाएगा माइनस का 10x और बड़ा प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास x। तो यहाँ पे हमको प्राप्त होता है 90 और माइनस का 9x, क्योंकि 10x में से माइनस के प्लस का 1x जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 9x, ठीक है। तो अब ध्यान रखना 90 माइनस 9x, इसको क्या दे देंगे हम समीकरण नंबर 1, क्या दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब आपको ध्यान रखना है कि स्थान बदलकर भी संख्या लिखनी है, क्या करनी है स्थान बदलकर। अब देखिए यहाँ पे स्थान बदलकर क्वेश्चन कह रहा है कि इन संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। अब स्थान कैसे बदलते हैं, मान लो 2 संख्या है 2 और 4, ठीक है। अब स्थान कैसे बदलते हैं इसको 4 और 2, तो ये पहले 24 थे, अब कितनी होगी 42, तो इनका क्या बदल दिया स्थान बदल दिया। इसी प्रकार यहाँ पे हम स्थान बदलेंगे। तो देखो इकाई अंक क्या मान लेंगे हम, इकाई अंक मान लेंगे हम 9 माइनस एक्स, ठीक है, और दाई अंक क्या मान लेंगे हम x। पहले हमने इकाई अंक क्या माना था x और दाई अंक 9 माइनस एक्स। अब की बार इकाई अंक क्या मान लिया 9 माइनस एक्स और दाई अंक क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब इकाई अंक किससे गुणा करते हैं 1 से, तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये ऐसे कैसे रहेगा, और दाई अंक वाले किससे गुणा करते हैं 10 से, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 10x हो जाएंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस एक्स। अब 10x में से क्या जाएगा x जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 9x और प्लस का 9, ये हमको क्या प्राप्त हो गई दूसरी संख्या प्राप्त हो गई, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गई पहली संख्या, ये हो गई दूसरी संख्या। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इस संख्या के 2 अंकों वाली एक संख्या दी गई है, ठीक है। कौन संख्या 90 माइनस 9x, 90 माइनस 9x हमको एक संख्या दे रखी है, ठीक है। अब इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर जो प्राप्त संख्या है, अंकों का स्थान बदल दिया, और स्थान बदलने के बाद हमें क्या प्राप्त होती है 9x प्लस 9, ये वाली संख्या प्राप्त होती है 9x प्लस 9, ठीक है। स्थान बदलने पर हमें ये वाली संख्या प्राप्त हो रही है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्थान बदलकर जो प्राप्त संख्या हो रही है ना, वो दी गई संख्या से 27 क्या है अधिक है। जो पहले वाली जो संख्या दे रखी थी हमको, इससे क्या है ये 27 अधिक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा कि 2 अंकों वाली एक दी गई संख्या के अंकों का स्थान, अंकों का योग दे रखा है हमको 9, और फिर कह रहा है कि इन अंकों का क्या करना है स्थान बदलना है, और स्थान बदलकर जो संख्या प्राप्त होती है हमको, वो दी गई संख्या से जो पहले जो संख्या दे रखी थी उससे क्या है 27 क्या है अधिक है, तब हमको ये संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले हमने इकाई अंक क्या माना था, पहला अंक x, दूसरा दाई अंक क्या है 9 माइनस एक्स। तो पहले इकाई अंक को 1 से गुणा किया और दाई अंक को 10 से गुणा किया। इस जब समीकरण को सॉल्व किया तो हमारे पास प्राप्त हुआ 90 माइनस 9x। उसके बाद हमने क्या किया, स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अब इकाई अंक रखा हमने 9 माइनस एक्स और दाई अंक क्या रखा x। तो इकाई अंक को 1 से गुणा करेंगे तो ये ऐसे कैसे रहेगा, और दाई अंक को 10 से गुणा किया तो यहाँ पे क्या हो गया 10x। जब हमने इसको सॉल्व किया 10x, यहाँ पे 9 माइनस एक्स,
तो 10x में से x गया तो हमारे पास क्या बचा, 9x बच गया, ठीक है, प्लस का, और प्लस की क्या है 9, ये हमारे पास स्थान बदलने पर क्या प्राप्त होती है, संख्या प्राप्त होती है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो पहले वाली जो दी गई संख्या थी ना, वो स्थान बदलने पर जो संख्या प्राप्त होती है उससे क्या है 27 अधिक है, तो इसमें क्या है 27 अधिक है, ठीक है। अब क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, क्योंकि जो पहली संख्या है, ठीक है, जो दी गई संख्या थी शुरुआत में, वो स्थान बदलने पर जो संख्या प्राप्त होती है उससे क्या है 27 अधिक है, ठीक है। तो 27 जोड़ने पर अभी दोनों क्या होगी, बराबर होगी। अब हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, एक समीकरण। अब क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 90 माइनस का 9x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9x प्लस प्लस के 9 ये और प्लस के 21 ये, तो कितने हो जाएंगे, 9 और 21 कितने हो जाएंगे, 9 और 21, तो देखो 9 और 1 10, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे 30, कितने हो जाएंगे 30, ठीक है। तो 9x प्लस 30। अब देखिए हमको किसका मान निकालना है, यहाँ पे x का मान निकालना है, तो 9x यहाँ पे किसका है, प्लस का, जो कि इस साइड जाएगा किसका हो जाएगा, यहाँ पे देखो 9x माइनस का है, इस साइड किसका हो जाएगा, RHS साइड जाएगा तो हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। देखो यहाँ पे 90, ठीक है, चल एक साइड और चल एक साइड करेंगे, 90 यहाँ पे ऐसे कैसे, यहाँ पे जो 30 है इसका क्या करेंगे, हम पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे पक्षांतर, तो 30 यहाँ पे LHS साइड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 30, इक्वल टू यहाँ पे देखिए 9x पहले किसका है, प्लस का था, और ये वाला जो 9x है ये इस साइड जाएगा, RHS साइड तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कौन सा 9x। अब देखिए 90 में से क्या घटेगा, 30, 90 में से क्या घटेगा, हमारे पास 30 घटेगा, तो कितने हो जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास 60, और बराबर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, उसको ध्यान रखना है आपको, कि यहाँ पे जो 9 था यदि क्या था हमारे पास 21 अधिक है, ठीक है, तो 9x प्लस 9, इसमें क्या है हमारे पास 9 जुड़ गया, ठीक है। तो 9 जुड़ने पर हमारे पास कितना हो गया था, ये हमारे पास कितना हो गया था, सॉरी यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दे रखा है 27 अधिक है दोस्तों, कितना अधिक है 27, तो यहाँ पे कितना है 27 है, ठीक है। तो जब 27 इसमें जुड़ेगा, किसमें से 27 जब 9 में जुड़ेगा, 27 कितना जुड़ेगा, 9 में जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे दोस्तों, 36 हो जाएंगे। तो 90 में से क्या जाएंगे, 36 जाएंगे, ठीक है। 90 में से क्या घटाएंगे 36, तो देखिए कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4, और यहाँ पे 8 में से जाएंगे कितने 3, तो कितना बचेगा 5, बराबर 9x प्लस का और प्लस का 9x कितना हो जाएंगे 18x। अब हमको निकालना है यहाँ पे किसका मान, x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, x का मान। तो यहाँ पे देखिए आप 18x बराबर 54, तो x का मान कितना हो जाएगा 54 बटे में क्या आ जाएगा 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा 18 54, x का मान आ गया 3। अब देखिए जो पहला अंक है इकाई अंक वो कितना आ गया हमारे पास 3, हमको निकालना है दाई अंक, तो दूसरा अंक क्या है यहाँ पे 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस एक्स, एक्स का मान कितना है 3, तो 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 कितना जाएगा 6, अर्थात एक संख्या प्राप्त होगी जिसके 2 अंक है, एक तो है 3 और एक क्या है 6, एक तो क्या है 3 और एक क्या है 6, तो एक 36 हो सकती है या फिर 6 और 3, ये 2 ऐसी संख्या हैं जिनका योग क्या है 9 है, और इन संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त जो संख्या है वो दी गई संख्या से क्या है 27 अधिक है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, जहाँ पर भी आपको कंफ्यूजन लगता है तो वीडियो को स्किप करें, पीछे करें और उसके बाद में तुरंत रिकॉल करके देख लें, ठीक है दोस्तों। अब इसी प्रकार क्वेश्चन कौन सा है, चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, ये दोनों क्वेश्चन ही बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक दी गई संख्या में एक अंक दूसरे अंक का क्या है 3 गुना है, ठीक है। एक अंकों संख्या दे रखी है जिसमें 2 अंक है, तो 2 अंकों वाली एक दी गई संख्या के एक अंक दूसरे अंक का क्या है 3 गुना है, इसके अंकों का स्थान बदल दिया जाता है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया है। स्थान बदलने पर जो दी गई संख्या है उसमें दी गई संख्या में जोड़ने पर जो दोनों संख्या को यदि हम जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए 88 प्राप्त होना चाहिए, तब दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी गई संख्या में एक अंक दूसरे अंक का क्या है 3 गुना है, दूसरे अंक का क्या है 3 गुना है, तो यहाँ पे हम x मान सकते हैं क्योंकि दूसरे अंक क्या दे रखा है 3 गुना, तो माना दूसरा अंक
दूसरा अंक क्या मानेंगे हम, x। और दूसरा अंक को x इसलिए माना है कि हमेशा x हमेशा उसी राशि को माना जाता है जिसके साथ में कुछ परिवर्तन या बदलाव हो रहा हो। अब देखिए दूसरे अंक का 3 गुना है तो दूसरा अंक क्या मान लिया हमने x। अब देखो पहला अंक क्या मानेंगे, दूसरे अंक का 3 गुना है तो दूसरे अंक क्या है x, उसका क्या है 3 गुना है। तो इसमें तो क्या है हमको दोनों अंक प्राप्त हो गए, क्योंकि इससे जो पहले का सवाल था उसमें क्या है अंकों का योग दे रखा था तो दोनों अंक हमको मानने थे, ठीक है, एक x और एक नॉर्मल x माना था। अब देखो यहाँ पे एक अंक क्या हो जाएगा x और एक 3x। अब देखो संख्या प्राप्त करेंगे तब प्राप्त संख्या। अब देखो संख्या कैसे निकालते हैं, इकाई अंक क्या है यहाँ पे, इकाई अंक क्या है यहाँ पे 3x, इकाई अंक क्या है यहाँ पे 3x पहला अंक, और दाएं क्या है यहाँ पे x, दाएं क्या है यहाँ पे x। तो इकाई अंक को हम किससे गुणा करते हैं 1 से, और दाएं को किससे गुणा करते हैं हम 10 से, तभी तो हमको संख्या प्राप्त होती है। तो देखो संख्या क्या प्राप्त होगी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10x और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x। दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास 13x, कितने हो गया 13x। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इसी प्रकार स्थान बदलने पर, क्या बदलने पर, स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, स्थान बदलने पर क्या संख्या प्राप्त होती है उसको समझिएगा आप एक बार। स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अब देखो इकाई अंक पहला अंक क्या माना था हमने 3x, अब क्या मानेंगे हम अब की बार x, इकाई अंक क्या हो जाएगा x और दाएं क्या मान लेंगे हम 3x। अब इकाई अंक को किससे गुणा करते हैं हम 1 से, और दाएं को किससे गुणा करते हैं हम 10 से। 10 को 3 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 30x, और एक x क्या हो जाएगा यहाँ पे x रहेगा, तो 30x और 1x कितना जाएगा हमारे पास 31x, ठीक है। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब कह रहा है कि स्थान बदलकर प्राप्त संख्या और दी गई संख्या दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होना चाहिए 88 प्राप्त होना चाहिए। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या करेंगे जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होना चाहिए हमको 88 प्राप्त होना चाहिए। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास 13x प्लस 31x बराबर कितना होना चाहिए 88 प्राप्त होना चाहिए। अब देखो 13x और 31x कितना हो गया हमारे पास 44x बराबर 88। तो x का मान निकालेंगे तो 88 बटे 44, तो 44 से काटेंगे कितने पर कट जाएगा x 2 पर कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 2। अर्थात जो पहला अंक है संख्या का, दूसरा अंक तो क्या प्राप्त हो गया हमको 2। अब पहला अंक निकालेंगे, क्या निकालेंगे पहला अंक क्या है हमारे पास 3 गुना है 3x, 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6। अर्थात हमको जो संख्या प्राप्त हुई है, ठीक है, उसमें इकाई और दाई अंक है जो 6 और क्या है 2, ठीक है। तो 62 भी हो सकता है ये, और 2 और 6 कितना हो सकता है 26 भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो खत्म हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो आप मेरी एक बात है जो हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपके दिमाग को बहुत ही मजबूती प्रदान करेगा, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप बेहतरीन तरीके से समझिएगा, ठीक है। और बिना देखे एक बार अपने रफ कॉपी में जरूर निकालें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको जो मेहनत है आपकी वो रेगुलर रखनी है, कक्षा 8 से लेके चाहे 12वीं हो या बीएससी हो या एमएससी हो, ठीक है। जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है, जब तक आपको आपकी मेहनत लगातार रखनी है, ठीक है, क्योंकि आपके माता पिता भी आपसे बड़ी उम्मीद करते हैं भाइयों और बहनों। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि शोभो की माँ की आयु, शोभो की आयु की क्या है 6 गुनी है, ठीक है। तब 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, तब दोनों की क्या निकालनी है हमको आयु निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे x किसको मानना है और किसको नहीं मानना है ये आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा शोभो की माँ की आयु, शोभो की आयु की क्या है 6 गुनी है, तो किसके साथ में बदलाव हो रहा है 6 गुनी किसका हो रहा है शोभो की आयु की क्या हो रही है 6 गुनी, ठीक है। तो देखिए इसका हल देखते हैं हम। माना
शोभो की आयु, माना शोभो की आयु क्या है, x वर्ष। क्यों माना है x वर्ष, क्योंकि हमेशा x उसको मानना है जिसके साथ में कुछ बदलाव या फिर कुछ परिवर्तन हो रहा हो। ठीक है, ये लाइन आपको याद हो गई होगी। ठीक है, क्योंकि प्रश्नावली नंबर 2.1 में आपको शुरुआत में हमने ये लाइन बता दी गई थी। अब देखिए, माना शोभो की आयु क्या है, x वर्ष है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है शोभो की माँ की आयु क्या होगी। तो देखो, शोभो की माँ की आयु। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है शोभो की माँ की आयु, शोभो की आयु की क्या है, 6 गुनी है। शोभो की आयु कितनी, x, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 6 गुनी 6x हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद शोभो की जो आयु है, 5 वर्ष बाद शोभो की आयु क्या होगी, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद शोभो की आयु। अब बाद कह रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगी, x प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अगर 5 वर्ष पहले की कहता तो x माइनस 5 वर्ष हो जाती। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद शोभो की आयु कितनी है, x प्लस 5 वर्ष। ठीक है, तो 5 वर्ष आज क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। जो माँ की वर्तमान आयु है ना कितनी, 6x, उसकी कितनी हो जाएगी, 1/3। 1/3 का मतलब 1/3, 6x की 1/3, अर्थात उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाती है। ठीक है, अब देखो हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे देखो x प्लस 5 इक्वल टू 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो कितना बचेगा यहाँ पे 2x। ठीक है, अब यहाँ पे 2x प्लस का है तो यहाँ पे देखो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 2x और माइनस का x, क्योंकि यहाँ पे LHS में x किसका था, प्लस का, तो यहाँ पे RHS हट गया, किसको गया, माइनस का। अब 2x में से x घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास, x, तो x का मान कितना आ जाएगा, 5, अर्थात शोभो की जो आयु है वो कितनी है, 5 वर्ष है। कितनी है, 5 वर्ष। ठीक है, ये हमको निकालना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। ठीक है, यदि आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो इसका मतलब यही है कि आपने शुरुआत का वीडियो नहीं देखा। ठीक है, इसलिए रेगुलर सभी वीडियो को ध्यान दें, ध्यान से देखें, उसके बाद में आपका धीरे धीरे आपका जो बेस है वो मजबूत होता जाएगा। ठीक है, इसलिए अपने बेस को मजबूत करें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये कह रहा है कि मौली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए क्या है, जगह है जो सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो इस भूखंड बनाने में जो खर्चा है वो 100 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना है, 75,000 रुपये है। तब हमें इस भूखंड की माप ज्ञात करनी है, अर्थात इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो अनुपातों से क्या निकालेंगे हम, इनकी लंबाई और चौड़ाई। अब देखिए किस प्रकार निकालते हैं, हल। तो माना अब भूखंड कैसा है, पहले आपको पता होना चाहिए भूखंड कैसा है, आयत के आकार का। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप दोनों क्या याद होना चाहिए आपको, फॉर्मूला याद होना चाहिए, सूत्र। तो माना आयताकार, माना आयताकार भूखंड की लंबाई। ठीक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात रहेगा तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 11x। इसी प्रकार जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 4x। ठीक है, किसमें दे रखा है हमारे पास, मीटर में दे रखा है, तो 4x क्या हो जाएगी, मीटर, क्या हो जाएगी, मीटर। तो इकाई क्या हो जाएगी, मीटर। ध्यान रखना, यदि आप इकाई नहीं लिखती हो तो आपको आधा नंबर काट लिया जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो इकाई का महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा कि मीटर में है तो मीटर में लिखे, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में लिखे, मिलीमीटर में तो मिलीमीटर में लिखे, किलोमीटर में तो किलोमीटर में लिखिए। ठीक है, और लीटर में तो लीटर में लिखो। अब देखो यहाँ पे, अब कह रहा है क्वेश्चन कि 100 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ बनाने क्या है खर्चा। अब देखो जो आयत है, आयत, आयत में क्या होती है, आमने सामने भुजाएं समान होती है। ठीक है, तो यहाँ से मान लो हम देते हैं A, B, C और D। आपको पहले ही बताया गया है, एक बार दोबारा बता रहे हैं हम कि A बिंदु से चलते हैं और वापस A बिंदु पे आ जाते हैं। ठीक है, तो चारों तरफ की ये जो बाउंड्री होती है ना, चारों तरफ की बाउंड्री, ये क्या होती है, उसका परिमाप, क्या होती है, परिमाप। ठीक है, और इसके बीच में कहने का मतलब यदि कोई खेत है
और खेत के चारों तरफ यदि हम तारबंदी करते हैं तो तारबंदी कहाँ पे करते हैं, उसके परिधि पर, उसकी चारों तरफ की परिधि या परिमाप पे, ठीक है। तो वो तो क्या होता है, परिमाप। और खेत के अंदर जहाँ हम फसल उगाते हैं, जहाँ पे फसल हमारी पैदा होती है, वो क्या होता है, उसका क्षेत्रफल, क्या होता है उसका क्षेत्रफल। तो ये बात आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 100 रुपये प्रति मीटर की दर से क्या है, उसका खर्चा है बाड़ लगाने का, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख रखा है आपको 100 रुपये प्रति मीटर की दर से, 100 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा, बाड़ लगाने का खर्च या व्यय कितना दे रखा है हमको, 75,000, ठीक है। अब हम 75,000 रुपये दे रखे हैं हमको यहाँ पे, जो 100 रुपये प्रति मीटर है, तो हम निकालेंगे 1 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से, 1 रुपये प्रति मीटर, ठीक है। 1 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से क्या निकालेंगे हम, खर्चा। तो कितना हो जाएगा, 75,000 बटे 100। तो हमारे पास जो ये मान प्राप्त होता है कितना, 750, कितना प्राप्त होता है, 750। अब ये क्या प्राप्त हो गया हमको, 1 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से, अर्थात एक बार क्या होगी हमारे पास परिधि प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगी, चारों तरफ की बाड़ लगाने वाली क्या हो जाएगी, हमको परिधि प्राप्त हो जाएगी। अब हमको परिधि का मतलब होता है परिमाप, क्या होता है, परिमाप। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला सभी को याद होता है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखो जो परिमाप है वो कितना है, 750 मीटर, ठीक है। ये जो हमको प्राप्त हुआ है वो क्या प्राप्त हुआ है, परिमाप प्राप्त हुआ है 750 मीटर, ठीक है। एक चक्कर का, पूरे एक चक्कर का प्राप्त किया हमने, ठीक है। 100 चक्कर का दे रखा था पहले, अब हमको एक चक्कर का निकालना है हमने, इसलिए ठीक है, हमको परिमाप प्राप्त हो गया। अब देखिए परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई कितनी हमारे पास, लंबाई हमारे पास कितनी, 11x, 11x प्लस चौड़ाई कितनी हमारे पास, 4x, ठीक है। और टोटल परिमाप कितने दे रखा है, 750। अब देखो यहाँ पे 2 गुना 11 और 4 कितने हो जाएंगे, 15। तो 15x बराबर 750। अब 15 दूनी कितने हो जाएंगे, 30, 15 दूनी 30। देखो यहाँ पे 30x बराबर कितने हो जाएंगे, 750। हमको निकालना है यहाँ पे किसका मान, x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, पहले x का मान निकालना है। तो 750 बटे 30, तो x का मान कितना जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, एक बच जाएगा, 3 पंजे 15, कितना गया हमारे पास, 25 मीटर। x का मान कितना गया हमारे पास, 25 मीटर। अब देखो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, लंबाई निकल जाएगी यहाँ से। लंबाई कितनी दे रखी है हमको, लंबाई दे रखी है 11x, तो 11 और x का कितना है, 25, तो 11 गुना 25। उसी प्रकार जो चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी है हमारे पास, 4x, अर्थात 4 गुना x के मान कितना है, 25। तो देखो यहाँ पे पहले निकालेंगे लंबाई, तो 25 से कम 25 यहाँ से 2, 25 से कम 25, तो कितने हो जाएगी, 275 मीटर क्या आ जाएगी हमारे पास लंबाई। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 25 चक्कू 100, तो 100 मीटर क्या हो जाएगी हमारे पास, चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। आपको यहीं तक करना है। यदि आपको क्षेत्रफल निकलवाता तो लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात इन दोनों को गुणा कर देते, ठीक है। इन दोनों गुणा करने पर इन दोनों गुणा हो जाती, तो यहाँ पे क्या है, 2 जीरो आ जाती यहाँ पे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ध्यान रखना है परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल। जैसे जो कोई भी व्रत होता है, व्रत, तो चारों तरफ की जो परिधि होती है ना, वो क्या होता है, परिमाप। जो एक राउंड होता है ना पूरा, यहाँ से लेके वापस यहीं तक एक राउंड, वो क्या होता है, उसका परिमाप होता है। और बीच का क्या होता है, बीच का भाग क्या होता है, क्षेत्रफल, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। बाढ़ लगाएंगे, बाढ़ कहाँ पे लगाएंगे, चारों तरफ लगाएंगे, ठीक है, नहीं बीच में लगाएंगे, बाढ़ चारों तरफ लगाते हैं, ठीक है, खेत के चारों तरफ। तो बाढ़ क्या होती है, परिधि, और परिधि क्या कहते हैं, परिमाप, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जो 7वां क्वेश्चन, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखिएगा। 7वां क्वेश्चन भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए इसको आप 2 बार समझिएगा 7वें क्वेश्चन को, क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, दोबारा लिख लेते हैं इसको हम। प्रश्नावली 2.4 और प्रश्न नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये मत देखना क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही ऊंची है,
लेकिन इस क्वेश्चन को आपके बेहतरीन तरीके से तब समझ में आता तब आप 8वीं प्रश्नावली को थोड़ा पढ़ लेते, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, फिर भी आपको बेहतरीन से बेहतरीन समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है हसन स्कूल की वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का जो भाव है वो 50 रुपये प्रति मीटर है, अर्थात 1 मीटर 50 रुपये का है। तथा पतलून के लिए, ठीक है, तो ये कमीज और पतलून की बात कर रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं है कि बनियान और कच्चे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखना पतलून के लिए कपड़े का जो भाव है वो 90 रुपये प्रति मीटर, अर्थात 1 मीटर पतलून का जो कपड़ा है वो 90 रुपये का है। समझते चलना आप। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा क्या खरीदता है। तो वह इस कपड़े को क्रमशः 12% वो 10% क्या करता है, लाभ पर बेचता है, तो 36,600 रुपये प्राप्त करता है। तो उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा, ठीक है। अब देखिए आप कैसे करेंगे इसको, हम आराम से देखिएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से उठाना है उसको समझो आप। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, भाव दे रखा है, क्या दे रखा है, भाव 50 रुपये प्रति मीटर, लेकिन कितना मीटर खरीदना है ये हमको पता नहीं है। तो ये हम कहाँ से पता करेंगे, यहाँ से देखो, वह इस कपड़े को क्रमशः, यहाँ से देखो, वह कमीज के लिए 3 मीटर, ठीक है, और पतलून का 2 मीटर कपड़ा क्या करता है, खरीदता है, ठीक है। तो अब देखिए कमीज के लिए, ठीक है, खरीदा गया कपड़ा, कितना है, कमीज के लिए खरीदा गया कपड़ा कितना है, यहाँ पे 3x, ठीक है। हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। ध्यान रखना है, कोई भी वस्तु को यदि हम खरीदते हैं तो वो क्या होता है, वस्तु का क्रय मूल्य होता है, और उस वस्तु को हम लाभ पर या हानि पर बेचते हैं तो बेचा गया मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस। तो जिस वस्तु को हम जिस मूल्य पे खरीदते हैं, किसी वस्तु को यदि जिस मूल्य पे खरीदा जाता है वो होता है क्रय मूल्य, और किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है, लाभ या हानि लगाकर, ठीक है, वो क्या होता है, उसका विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस। अब देखिए कमीज के लिए खरीदा गया मूल्य क्या है, 3x। उसी प्रकार पतलून के लिए खरीदा गया मूल्य, खरीदा गया कपड़ा, पहले निकालेंगे कपड़ा, निकालेंगे क्या करेंगे, कपड़ा, तो कितना हो जाएगा 2x पतलून के लिए। अब देखिए यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, इनका मूल्य निकालेंगे। तो मूल्य कैसे निकालेंगे उसको देखो आप। कमीज के लिए मूल्य, इसके लिए कमीज के लिए क्रय मूल्य अर्थात खरीदा गया मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य। और फिर निकालेंगे पतलून के लिए क्रय मूल्य। अब देखिए कमीज के लिए, तो कमीज के लिए कितना कपड़ा खरीदा उसने, 3x मीटर, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे 3x मीटर कपड़ा खरीदा, लेकिन किस भाव से खरीदा, तो देखो कमीज का भाव कितना है, 50 रुपए के हिसाब से, तो 3 मीटर का कितना हो गया, 50 रुपए के हिसाब से, तो 50 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। उसी प्रकार पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा, 2x, किस भाव से, 90 रुपए के भाव से, तो 2x का कितना रुपये हो जाएगा, ठीक है। टोटल मूल्य ऐसे तो निकालते हैं। अब 1 मीटर का 50 रुपए, तो 3x मीटर का कितना, तो 3x से गुणा कर दिया, कितना हो गया हमारे पास 150x, ठीक है। उसी प्रकार 2x को किससे गुणा कर देंगे, 1 मीटर का पड़ेगा कितना, 90 रुपए का, ठीक है। तो 2x मीटर कितने का हो जाएगा, 180x रुपए का, 180x रुपए। यहाँ तक क्लियर। अब क्या निकालना है, दोनों का विक्रय मूल्य, दोनों का क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो अब देखिए पहले कमीज का विक्रय मूल्य निकालते हैं, यहाँ पे समझिएगा। पहले किसका क्रय मूल्य निकालते हैं, कमीज का। देखो कमीज पर कपड़े को क्रमशः 12% और 10% क्या हो रहा है, लाभ। तो पहले क्या नाम आ रहा है, कमीज, पहला क्या है यहाँ पे, इसमें देखो कमीज, ठीक है। तो पहले कमीज है ना, यहाँ पे कमीज, तो पहला जो 12% है वो किसका है, कमीज का। तथा पतलून के लिए, तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे वो किसका है, पतलून का है, ठीक है। तो कमीज पे कितना होता है, 12% लाभ। तो ध्यान रखना है आपको, 12% लाभ होने पर, 12% लाभ होने पर कमीज का विक्रय मूल्य क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य। अब देखो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं उसको समझो।
कमीज का जो क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 150x, 150x। इस पे 12% क्या हो रहा है, लाभ। 12% कैसे निकालेंगे, लाभ। तो प्रतिशत का मतलब होता है 100, प्रतिशत का मतलब कितना होता है 100 पे। तो 100 पे 12% लाभ अर्थात 112। ध्यान रखना है आपको, 100 पे होता है लाभ, ठीक है। 12% लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा 112, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार हम निकालेंगे किस पे, इस पे निकालेंगे हम पतलून पे। तो 10% लाभ, 10% लाभ होने पर, लाभ होने पर पतलून, पतलून का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो कैसे निकालेंगे विक्रय मूल्य, इस पे कितना हो रहा है 180 से क्या है क्रय मूल्य, 180x, 180x। उस पे देखो 10% क्या हो रहा है लाभ, तो 100 पे होगा लाभ और 10% का मतलब 110, ठीक है। अब क्या रहा है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम, किससे करते हैं सॉल्व, 2 से काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 से 5 दिया 15। फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पे 2 पंजो 10, एक बच गया 2 छिंग 12, ठीक है। यहाँ पे क्या है 3x बच गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा विक्रय मूल्य कितना आएगा, 56 गुणा करेंगे किससे, 3 से। तो देखो 3 छिंग 18 हासिल 1, 3 पंजो 15, 15 1 16, तो 168x रुपए। तो ये तो क्या आ गया हमारे पास कमीज का विक्रय मूल्य। उसी प्रकार निकालेंगे किसका हम, पतलून का विक्रय मूल्य। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, और इस 0 से ये वाला 0 कट जाएगा। अब गुणा करेंगे हम 11 को किससे, 18x से। तो 11 8 88, ठीक है। x ऐसे कैसे ऐसे रहेगा, हासिल 8 11 11 11 8 100 कितना हो जाएगा, 11 8 19, 198x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो टोटल हमको दे रखा है कितना, 36,600। दोनों का जो विक्रय मूल्य है उनका योग कितना दे रखा है, 36,600। तो देखो दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 168x प्लस 198x, और दोनों का जो टोटल दे रखा है वो दे रखा है हमको 36,600 रुपए, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दिया और दोनों का टोटल विक्रय मूल्य कितना दे रखा है हमको, सेलिंग प्राइस 36,600। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 366x बराबर 36,600। अब हमको निकालना है x का मान, ठीक है। किसका मान निकालना है, x का मान निकालना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 36,600, 36,600 बटे कितना हो जाएगा 366। देखो 366 से बाहर से ऐसे कैसे कट जाए, कितने बार कटेगा, तो पूरा ये 100 बार कट जाए। कितने बार कटेगा, 100 बार कट जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 100, x बराबर 100 आ गया। अब आपको देखो क्वेश्चन में केवल क्या कह रहा है, केवल पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा। तो पतलून के लिए कितना खरीदा है, 2x मीटर। तो 2 और x का मान कितना गया हमारे पास 100। तो 2 को किससे गुणा कर देंगे, 100 से। तो 2 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 मीटर कपड़ा खरीदा, ठीक है। उसी प्रकार यदि हमसे कमीज के लिए कहता तो 3 और x ऐसा क्या हो जाए 100, तो कितना हो जाता है यहाँ पे 300 मीटर, ठीक है। तो हमको यहाँ पे पतलून के लिए निकालना था, जो कि कितना आएगा 200 मीटर कपड़ा खरीदा गया, ठीक है। क्योंकि x का मान रख देंगे कहाँ पे, पतलून के लिए कितना खरीदा गया 2x मीटर, और x का मान कितना आ गया हमारे पास 100। तो x बराबर 100 रखेंगे, कितना हो जाएंगे 200 मीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है आपको, एक तो जो प्रश्नावली आपकी 8 है, राशियों की तुलना करना, ठीक है, उसको आपको जब वो कंप्लीट आ जाएगी उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन बजाई इजी महसूस होगा। क्योंकि यहाँ पे जो प्रतिशत निकालते हैं वो 100 पे निकालते हैं। तो 100 पे 12% लाभ है तो 112 बटे 100। यदि मान लो 10% लाभ है तो 110 बटे 100। यदि 10% हानि है तो क्या आता, 90 बटा 100। 100 में से घटा दे 10%। यदि 20% हानि है तो 80 बटा 100, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। धैर्य, थोड़ा धैर्य बनाए रखें, इसमें यही है, ठीक है। धैर्य बनाए रखें और वीडियो को स्क्रिप्ट ना करें, पूरा देखें वीडियो को, ठीक है। इससे क्या है आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में ही चल रहा है और शेष का 3/4 भाग पड़ोस में क्या कर रहा है, खेलकूद कर रहा है। शेष बचे 9 हिरण तालाब में क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तब झुंड में हिरणों की क्या निकालनी है, हमको संख्या निकालनी है। अब देखो यहाँ पे हमको हिरणों की संख्या निकालनी है।
जबकि सवाल में केवल हिरणों की संख्या कितनी दे रखी है, हमको शेष बचे 9 हिरण दे रखे हैं, बाकी कहीं पे भी हमको संख्या नहीं दी गई है। अब देखो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझिएगा आप एक बार। हिरणों के एक झुंड का आधा भाग, एक झुंड है कितना है, एक, और आधा भाग क्या कर रहा है, मैदान में चल रहा है। तो देखो मैदान में चलने वाला भाग, मैदान में चलने वाला भाग कितना है, आधा भाग है, ठीक है, अर्थात 1/2 x, ठीक है। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x/2 भाग, समझ गए। कुल भाग क्या माना हमने, x मान लिया, यूनिट की संख्या मान ली x, और x में से आधा भाग अर्थात x/2 भाग, ठीक है। यूनिट को संख्या क्या मान लो x, तो x में से आधा भाग अर्थात x/2 भाग क्या जाएगा, आधा भाग क्या कर रहा है, मैदान में चल रहा है। अब ये कह रहा है शेष का 3/4, शेष का, शेष कितना है, x/2 का कितना 3/4 अर्थात 3/4 भाग, 3/4 भाग क्या कर रहा है, पड़ोस में खेलकूद कर रहा है, पड़ोस में कबड्डी खेल रहा है, पड़ोस में खेलकूद कर रहा है, खेलकूद कर रहा है। तो कितना भाग खेलकूद कर रहा है, x/2 का 3/4 भाग, तो कितना हो जाएगा, 3 को x से गुणा कितना कितना हो जाएगा 3x, और 4 को 2 से गुणा करके कितना हो जाएगा 8 भाग। तो ये भाग क्या कर रहा है, हमारा पड़ोस में खेलकूद कर रहा है। अब शेष बचे 9 हिरण, शेष का मतलब दोनों का जो अंतर है वो क्या है, शेष क्या है, 9 हिरण है जो पड़ोस में क्या पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो दोनों का अंतर अर्थात x/2 और 3x/8, दोनों में जो शेष बच रहा है, इनका जो शेष का मतलब क्या होता है, हमेशा बाकी निकालते हैं ना, जैसे कुल आ जाए छोटी क्लासों में तो क्या करते हैं जोड़, और शेष आते क्या करते हैं बाकी। तो जो माइनस है इनका बाकी है, तो कितना है, 9 हिरणों की संख्या दे रखी है आपको, ऐसे समझना है सवाल को। अब देखो दोनों को क्या लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 में 2 का भाग देंगे कितना जाएगा 4, 4 को 1 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 4x, माइनस यहाँ पे 8 में 8 का भाग देंगे कितने बढ़ जाएगा 1 बार, 1 को 3x से गुणा करेंगे कितना जाएगा 3x इक्वल टू 9। अब देखो यहाँ पे 4x में से 3x जाएगा कितना बचेगा 1x बच जाएगा, ठीक है। और बटे में कितना है 8, 8 पक्षांतर के द्वारा RHS साइड जाएगा कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 9 से, कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो x का मान कितना जाएगा 9 8 72, अर्थात हीनों की कुल संख्या कितनी थी 72 थी, कितनी थी 72 थी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, झुंड में हिरणों की संख्या, हिरणों की जो संख्या है, हिरणों की क्या है संख्या, उसको क्या मान लेंगे हम x मान लेना, ठीक है। मैदान में जो आधा भाग चल रहा है तो क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा, ठीक है। और पड़ोस में x/2 का 3/4, 3/4 जो भाग पड़ोस में क्या कर रहा है खेलकूद कर रहा है, तो आधे का 3/4 कितना हो जाएगा 3x/8 भाग हो जाएगा। और उनका शेष जो अंतर है वो कितना दे रखा है 9, जो पड़ोस में क्या कर रहा है पानी पी रहा है, ठीक है। तो इनका अंतर निकालने के बाद हमने इनका एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 8, इसको हमने सोल्व कर लिया। 8 का 8 में भाग देंगे 2 का, तो देखो 2 चक्को 8, 4 को किससे गुणा करेंगे x से, तो 4x हो जाएगा, माइनस 8 का 8 में भाग देंगे एक बार, और 1 को 3x से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा यहाँ पे। तो 4x में से 3x जाएगा कितना बचेगा हमारे पास x बचेगा, अपन में क्या है यहाँ पे हर की जगह 8 है तो 8 क्या हो जाएगा RHS साइड जब पक्षांतर होगा तो पक्षांतर के द्वारा यहाँ पे गुणा में चल जाएगा मल्टीप्लाई में, और 9 को 8 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 72। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझाने में बेहतर से बेहतर कोशिश की जा रही है मेरे द्वारा, ठीक है। मेरा सपना यही है दोस्तों कि जिस प्रकार मेरे माता पिता के द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा लगाने के बाद भी कुछ परिस्थितियों की वजह से अभी तक मैं सफल नहीं हो पाया, ठीक है। मेरा सपना है सेकंड ईयर का टीचर बना दोस्तों, तो अपना भी आप भी अपना कोई लक्ष्य बनाएं, ठीक है। और उसके पीछे जमकर मेहनत करनी है आपको, एक ना एक दिन जरूर कामयाब होगी, ये उम्मीद लेके चलना है हमको, क्योंकि हमारे माँ बाप सपने देखते हैं बेटा बचपन से। तो दोस्तों देखो दोस्तों, दादाजी की बात ऐसी है कि मेरे दादाजी का देहांत हुए अभी 1 वर्ष हो गया है, ठीक है। बड़ी याद आती है दोस्तों, तो जीवन ही ऐसा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि समय है ना जो सब कुछ बुला देता है धीरे धीरे। तो अब देखिए हम क्वेश्चन पे आते हैं कि अमन की जो आयु है, जो उसके पुत्र की आयु, दादाजी का वैसे सपना था मेरा लेकिन अधूरा रह गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन देखिए 10वां क्वेश्चन,
अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या है, 3 गुनी है। ठीक है, 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो दोनों क्या निकालनी है हमको, वर्तमान आयु। अब हमने आपको बताया कि एक्स हमेशा उस राशि को मानना है जिसके साथ में कुछ परिवर्तन या बदलाव हो रहा। और देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, पुत्र की आयु की 3 गुनी। किसकी 3 गुनी, पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो माना माना पुत्र की आयु, माना पुत्र की आयु क्या मान लेंगे हम, एक्स वर्ष। तब अमन की आयु, अमन की आयु, तो अमन की आयु कितनी हो जाएगी, अमन की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी, अर्थात 3x हो जाएगी। पुत्र की आयु है ना एक्स, उसकी क्या है 3 गुनी है, तो क्या हो जाएगी 3x वर्ष हो जाएगी। अब कह रहा है 10 वर्ष पहले उसकी आयु, पुत्र की आयु क्या थी 5 गुनी, तो 10 वर्ष पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अमन की आयु और यहाँ पे रखेंगे उसके पुत्र की आयु। अब देखिए 10 वर्ष पहले अमन की आयु कितनी हो जाएगी, 3x - 10, और 10 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x - 10। यहाँ तक क्लियर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की क्या है 5 गुनी। जो पुत्र की आयु है ना उसकी कितनी है, 5 गुनी है। कितनी गुनी है, 5 गुनी। अमन की जो आयु